नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो अभी आरपीएससी ने न्यू ऐड किया है सिलेबस के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। अ, ये जो टॉपिक है इसको कोई अलग से पढ़ने का इतना कोई नहीं होता है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ हमारा जो यूनिट पढ़ रही है उसके रिगार्डिंग जो इंडियन साइंटिस्ट है उसको हम वहाँ पर कवर कर देते हैं। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक के अंदर उसके फर्स्ट वाले पेज पे इंडियन साइंटिस्ट है या कोई दूसरा कोई साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में दे रखा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पूरे साइंटिस्ट के बारे में नहीं होता है, कोई 5-6 या 6-7 साइंटिस्ट के बारे में होता है। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपके लिए लगभग 35 प्लस साइंटिस्ट के बारे में अपन इस क्लास के अंदर देखेंगे। अब आप लोग ध्यान ये रखना कि इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं वो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जो आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड का लिंक मैं यूट्यूब के नीचे दे दूंगा। आप उस ग्रुप के अंदर से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर देना। उसके बाद पीडीएफ को लेके साथ में बैठना, जहां जहां मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं बताऊं कि क्वेश्चन आ रखा पहले एग्जाम के अंदर, उस चीज को आप साथ में हाईलाइट या नोट करते रहना। बाकी इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है एक साइंटिस्ट के बारे में, जितनी भी उसका उसका बर्थडे क्या है, उसकी डेट क्या है, उसकी डेथ कब हुई थी, उसने क्या क्या काम किया, कहाँ से उसकी एजुकेशन है, ये सब अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल रखी है। इसलिए डाल रखी है कि थोड़ा बहुत अनुमान लगे कि कौन साइंटिस्ट किस टाइम पीरियड का है और कहाँ का रहने वाला है। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने। तो 35 इंडियन एंशियंट बायोलॉजिस्ट, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है, देखो अभी पीडीएफ पूरी इंग्लिश मीडियम है, नोट्स पूरी इंग्लिश में तैयार किए हुए हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स को यहाँ अपलोड किया ताकि कम टाइम में अपना ये चैप्टर पूरा हो जाए। आप ये करना, मैंने आपको पहले बताया कि पीडीएफ को डाउनलोड करके पेज निकाल लेना। मैं हिंदी में समझाऊंगा पूरा का पूरा, अब बस नोट्स ही इंग्लिश के अंदर है। तो हमारे जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है महर्षि चरक। क्या नाम है? महर्षि चरक। अब यहाँ पर आपको ये हमारी जो आरबीएससी की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट साइंटिस्ट है। तो महर्षि चरक जो है ये आपके कश्मीर के रहने वाले थे। आपको ये कुछ याद नहीं करना है, याद ये करना है कि इनका जो टाइटल है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। वो भी किसके अंदर? एलोपैथी के अंदर नहीं, आयुर्वेदा के अंदर। तो आयुर्वेदा के अंदर इंडिया में अगर किसी साइंटिस्ट ने काम किया है तो वो आपके महर्षि चरक थे। तो ध्यान रखना है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये हमारे काम की चीज है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये पहले फिजिशियन थे जिन्होंने ये बताया था कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म और बॉडी रेजिस्टेंस तथा इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था। अब एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, हम बायोलॉजी के हैं। तो डाइजेशन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर और बॉडी रेजिस्टेंस के बारे में इन्होंने जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बताया था। अब उसके बाद आगे आपको ये ध्यान रखना है, यही वही साइंटिस्ट थे आयुर्वेदा के अंदर जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं थ्री थ्री प्राइमरी डोज या डिजीज। इन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ। इसका मतलब ये है, समझो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिजीज होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, उन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल 3 फैक्टर होते हैं। वात यानी हवा से संबंधित, पित्त यानी फायर से संबंधित, और कफ यानी वाटर से संबंधित। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डोज किसने दिया था, या 3 रोग किसने दिया था? तो चरक ने दिया था। और वो रोग 3 कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। अब इसके बाद इन्होंने आगे बताया कि अगर किसी मनुष्य की बॉडी के अंदर ये जो 3 डोज है, देखो इफ 3 डोज बैलेंस, अगर ये 3 डोज जो है ये अगर बैलेंस है, मतलब एकदम सही है उनकी मात्रा आपकी बॉडी के अंदर, तो वो व्यक्ति होता है एकदम हेल्दी पर्सन होता है। कैसा होता है? हेल्दी पर्सन होता है, नॉर्मल चीज है। और अगर इन 3 डोज के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो व्यक्ति अनहेल्दी होता है, मतलब उसको रोग हो जाता है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल बॉन होती है, उसने बताया कि 360 बॉन होती है। कितनी बॉन होती है? 360 बॉन इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर आपको जो हमारे दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, इनको भी साथ में इंक्लूड करना है। तो 33 तो हमारे दांत, 32 होते हैं, 33 जो दांत होते हैं वो, और साथ में ये, तो टोटल हमारे शरीर के अंदर 360 बॉन होती है। 32 तो हमारे दांत हो जाएंगे और ये 360। फिर उन्होंने कहा कि जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, ये हमारा सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ये सेंट्रल ऑर्गन है। इसके बाद इन्होंने कहा ये जो हार्ट होता है, इसके अंदर 13 चैनल पाए जाते हैं। इन 13 चैनल जो होते हैं ये ब्लड, न्यूट्रिशन, वाइटल एनर्जी और
वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के अंदर काम आते हैं। इतना कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें। अभी तक ऊपर इंपॉर्टेंट था 3 डोज, जो आपके 3 रोग वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से आ रखा है, इसको लगा देना इंपॉर्टेंट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? महर्षि चरक की बुक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना क्या नाम है? चरक संहिता। तो इनकी बुक का नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। इनकी बुक का नाम है चरक संहिता। ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे वो पूछ सकता है किस लैंग्वेज के अंदर है, तो ध्यान रखना चरक संहिता जो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है। फिर वो ये भी ये अब कोई नहीं पूछेगा, इस बुक के अंदर 1 लाख प्लांट के बारे में इन्फॉर्म जानकारी दे रखी है कि इन प्लांट से मेडिसिन निकलती है, उस मेडिसिन का आयुर्वेद के अंदर उपयोग होता है। अब देखो आरबीएससी की बुक में दे रखा है कि ये जो चरक संहिता बुक है ये आचार्य चरक की नहीं है, मतलब इस बुक के ऑथर वो नहीं है। क्या हुआ था कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आचार्य, उनका नाम था आचार्य अग्निवंश। क्या नाम था? आचार्य अग्निवंश करके एक एंशियंट इंडियन थे, आचार्य अग्निवंश, आयुर्वेदा के अंदर ही। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था अग्निवेश तंत्रा। क्या नाम था? अग्निवेश तंत्रा। अग्निवेश तंत्रा बुक जो थी इसको थोड़ा फिर एडिट किया गया, इसके अंदर इसको एडिट करके नई बुक का निर्माण किया गया, उस नई बुक का नाम था चरक संहिता। आया समझ में? तो चरक संहिता बुक किसका एडिटेड रूप है? अग्निवेश तंत्रा का। अग्निवेश तंत्रा किसकी बुक है? आचार्य अग्निवंश की है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान क्या रखोगे? एक तो उसकी बुक का नाम भी ध्यान रखोगे, बुक के बाद इसमें अपने इंपॉर्टेंट है ये जो 3 कॉन्सेप्ट है वात पित्त कफ, ये भी ध्यान में रखोगे। उसके बाद आप ध्यान रखोगे फादर ऑफ मेडिसिन। बस ये 3 चीजें आपको इन चरक भाई साहब के अंदर ध्यान रखनी है। अब अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे सुश्रुतु। क्या नाम है? सुश्रुतु। आईबीएससी की बुक में दे रखा है 2 नंबर साइंटिस्ट के ऊपर इनका नाम। इन्होंने क्या काम किया ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके काशी के रहने वाले थे, इसका मतलब ये पंडित जी थे। इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है। ऊपर हमने पढ़ा चरक को तो बोला जाता था फादर ऑफ मेडिसिन, लेकिन हम सुश्रुतु को बोलते हैं फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। मतलब ऑपरेशन से संबंधित दुनिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी सबसे पहले। अब देखो एक शब्द आता है एनेस्थेसिया। क्या आता है? एनेस्थेसिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञाहरण। क्या बोलते हैं? संज्ञाहरण। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ऑपरेशन करने से पहले व्यक्ति को बेहोश किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसलिए किया जाता है कि उसको पेन नहीं हो। अब देखो वर्तमान टाइम के अंदर एलोपैथी के अंदर हमारे हॉस्पिटल के अंदर कई सारी मेडिसिन आती है, इंजेक्शन आते हैं, वो देते हैं। लेकिन पुराने टाइम के अंदर आप देखो जिस समय 600 बीसी के अंदर जब सुश्रुतु ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे थे, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते थे, तो उनके पास में ऐसा कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी कोई दवाइयां नहीं थी कि वो किसी व्यक्ति को बेहोश कर सके। उस समय एक डिटेल पैक बनाते थे, मतलब एल्कोहल को यूज करते थे। किसको यूज करते थे? ये पेशेंट को क्या देते थे? एल्कोहल देते थे। तो सुश्रुतु भाई साहब एक लिटिल पैक बना के एल्कोहल का उसको मतलब एक उसको एल्कोहल पिलाया जाता था, जिससे उसको ऑपरेशन के दौरान होने वाला पेन फील नहीं हो। तो एनेस्थेसिया के बारे में भी सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन है हमारे? ये भाई साहब है सुश्रुतु। तो तो ये एल्कोहल बना के उसको एल्कोहल पिलाते थे ताकि उसको पेन नहीं हो। अब उसके बाद इसके अंदर हम और देखेंगे एक शब्द आता है ए स्पीसीज। ध्यान रखना यहाँ पे ये उधर से कटा हुआ है, इसको बोलते हैं ए सेप्सिस। क्या बोलते हैं? ए सेप्सिस। ए सेप्सिस, इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेशन के अंदर जो जो उपकरण काम में आते हैं उन उपकरण को पहले आप हीटिंग दो, मतलब उसको आप गर्म करो, फिर उसको आप एल्कोहल से धो। इसको गर्म करने का या धोने का कारण ये है कि ताकि उसके ऊपर कोई माइक्रोब या कोई सूक्ष्म जीव ग्रोथ नहीं करे, क्योंकि अगर सूक्ष्म जीव उन उपकरणों पे ग्रोथ करेंगे या उन उपकरणों के ऊपर संक्रमण करेंगे तो वही संक्रमण फिर आगे व्यक्ति में चला जाएगा। इन्होंने ये एसेप्सिस टर्म यूज की, कहा कि हीटिंग करनी है किसकी? इंस्ट्रूमेंट की। हीटिंग करनी है इंस्ट्रूमेंट की। कौन से इंस्ट्रूमेंट? मतलब पहले यानी बिफोर यूज होने से, मतलब सर्जरी के अंदर यूज होने वाले उपकरण को पहले हीटिंग करना है ताकि वो एकदम क्लियर हो जाए, उसके बाद उसको आपको आगे जाके यूज लेना है। तो एनेस्थेसिया और एसेप्सिस सब इनसे संबंधित है। आगे वाले साइंटिस्ट हमारे हैं
सॉरी, सुश्रुतु की बुक का नाम, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भाई ध्यान रखना ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चीज को ध्यान रखना। इनकी बुक का नाम क्या था? तो इनकी बुक का नाम था सुश्रुतु संहिता। इस बुक के अंदर 120 प्लस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी है। कहने का मतलब 120 प्लस ऑपरेशन में उपकरण जो काम में आते हैं उनके बारे में जानकारी है। और इसी बुक के अंदर 300 प्लस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई है। अगली वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो ह्यूमन के अंदर जो सर्जरी होती है उनको 8 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। उसके बाद आगे इन्होंने बताया, ये जो बुक थी इन भाई साहब की, उन्होंने अपनी बुक को 5 वॉल्यूम के अंदर डिवाइड किया। कितने वॉल्यूम में डिवाइड किया है? 5 वॉल्यूम के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट ये है कौन सी वॉल्यूम में कितने चैप्टर है? 46, 16, 10, 40, 8। टोटल चैप्टर कितने हुए? जब आप इन सभी के टोटल करोगे ये हो जाएंगे आपके 120 चैप्टर। कितने हो जाएंगे? 120 चैप्टर। तो 5 वॉल्यूम के अंदर है, 5 वॉल्यूम के प्रत्येक वॉल्यूम में कितने चैप्टर ध्यान रखना? 46, 16, 10, 14, 8। तो 46, 16, 10, 40, 8, टोटल हो गए 120 चैप्टर। अब देखो, इसी बुक के अंदर एक चैप्टर और है। क्या है? इसी बुक के अंदर एक चैप्टर इनके और ऐड किया हुआ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल इसके अंदर 120 चैप्टर है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। 5 वॉल्यूम के अंदर 20 चैप्टर है। एक इसके अंदर 1 एक्स्ट्रा अपेंडिक्स और ऐड किया गया। एक अपेंडिक्स सेक्शन को और ऐड किया। इस अपेंडिक्स सेक्शन के अंदर कुल चैप्टर कितने हैं? 66 चैप्टर है। अब अगर कोई पूछे कि इस भाई साहब की बुक के अंदर कुल कितने चैप्टर है टोटल, तो टोटल हो जाएंगे 186 चैप्टर। आया समझ में? ये 120 चैप्टर तो वो है जो 5 वॉल्यूम से आए हैं, और ये 66 चैप्टर वो है जो इस अपेंडिक्स से आए हैं। टोटल चैप्टर हो गए आपके 186। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इनकी जो बुक थी, इस बुक का जो सबसे पहले अगर किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन हुआ है वो हुआ आपके अरबी भाषा के अंदर। और उस अरबी भाषा के अंदर ट्रांसलेशन का नाम था किता ई सुसरैंड। क्या नाम था? किता ई सुसरैंड। जैसे भी इसका आप ट्रांसलेट कर सको, तो ध्यान रखना सुश्रुतु संहिता जो है उसका अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, उसका